दैट डे वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव स्टार्टेड विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर कुछ चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। ये उसी का समरी है, यहाँ तक जो एरिया है ये उसी की समरी है जो हम उस दिन पढ़ चुके हैं। इसके अंदर यू कैन सी फ्रॉम द स्टार्टिंग, एक चीज हमने उस दिन पढ़ी थी कि व्हेनेवर ग्लूकोज is converted into pyruvic acid और pyruvate, ये वाला स्टेप हर एक ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें भी ब्रीदिंग हो रही है उसके अंदर ये वाला स्टेप डेफिनेटली होगा। अब इस स्टेप के अंदर यू कैन सी द ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू पायरुवेट और विच इज आल्सो नोन एज पायरुविक एसिड, जिसको हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं। The process is known as glycolysis and always takes place in the cytoplasm of the cell. इतना हम उस दिन इतना पोर्शन हम डिस्कस कर चुके थे। ग्लूकोज इज C6H12O6 और क्योंकि कार्बन इसके अंदर 6 है C6, इसीलिए हम इसको 6 फॉर कार्बन 6 कार्बन कंपाउंड भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज 6 कार्बन कंपाउंड C6H12O6, simply glucose, or you can call it as sugar, simple sugar और glucose। जैसे ही मेरे किसी भी बॉडी की सेल में ग्लूकोज पहुंचेगा, सबसे पहला स्टेप होगा ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हमारी सेल के जो साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड फिल्ड है सेल के अंदर, उसके अंदर ये वाला स्टेप होगा। Now this step will takes place in the cytoplasm, और ये जो ग्लूकोज के 6 कार्बन है, ये जो 6 कार्बन कनेक्टेड है आपस में, 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि 6 कार्बन आपस में कनेक्टेड है, दे विल ब्रेक डाउन इनटू 2 ग्रुप, यानी कि 3 एक साइड और 3 दूसरी साइड। तो ये जो नया 3 कार्बन कंपाउंड हमारे सामने बना, ये वाले 3 कार्बन कंपाउंड और ये वाला 3 कार्बन कंपाउंड, इसको हमने एक नया नाम दिया एंड वी कॉल दिस न्यू कंपाउंड एज पायरुवेट और पायरुविक एसिड, जिसको हमने पायरुविक एसिड कहा या फिर हमने उसे पायरुवेट कहा। नाउ दिस पायरुवेट और पायरुविक एसिड हमें देखने से समझ में आ रहा है कि ये 3 कार्बन कंपाउंड होगा, ये 3 कार्बन वाला एक पायरुवेट, ये 3 कार्बन वाला दूसरा पायरुवेट। So you are having 2 pyruvate molecules or 2 pyruvic acid molecules. The formula is CH3COCOOH। इसमें अगर काउंट करो कार्बन तो 3 कार्बन है, वो हमें देखने से पता चल रहा है। एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा और तीसरा कार्बन ये रहा। यहाँ तक हर ऑर्गेनिज्म में एक कॉमन रिएक्शन है, ठीक है। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर भी ब्रीदिंग हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां तक ये वाला प्रोसेस सेम है। नाउ इसके बाद ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें पहला पार्ट जो है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन और जो दूसरा पार्ट है दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो पहला पार्ट है दैट इज नोन दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर सेकेंड वाला पार्ट होगा। दिस एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मतलब एयर इज नीडेड, तो जिनमें हमें एयर की जरूरत है उसको हमने एरोबिक रेस्पिरेशन कहा, या एयर नहीं, या फिर हम जिसको सिंपली कहेंगे जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, दैट इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन। In aerobic respiration, 3 things are formed. Definitely energy तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि एनर्जी के लिए हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इज नथिंग बट कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी। तो एनर्जी इसके अंदर बनेगी along with the formation of 2 compounds, carbon dioxide and water molecule. This carbon dioxide is very harmful for our body. हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, इसीलिए जब हम ब्रीद आउट करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है। पानी हमारी बॉडी में कई बार आपने अगर शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर एक्सहेल करो तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। इट मींस कुछ अमाउंट जो पानी का है वो भी एक्सहेल होता है और साथ में प्रोड्यूस होती है एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATPs बनते हैं। This was the aerobic respiration taking place in the mitochondria. दूसरी चीज हमने पढ़ी थी एनारोबिक रेस्पिरेशन।
In anaerobic respiration, this glucose will undergo, पहले उसने पायरुवेट बनाया हुआ है, ये पायरुवेट, ये प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में हुआ था। इसका जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इसका दूसरा स्टेप भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। When you are having this second stage of anaerobic respiration, cytoplasm के अंदर again we need to make energy, energy तो बनेगी ही, energy के साथ water molecule भी बनेगा, sorry energy के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ you will get ethyl alcohol या ethanol या simple alcohol. The formula is C2H5OH. This C2H5OH is alcohol which is always produced in the anaerobic respiration. एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए थी, एयर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एयर चाहिए, ये एनएरोबिक से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि इसमें एयर नहीं चाहिए, तो इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने की वजह से हम इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, जितने भी मल्टी सेल्यूलर आपकी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग और सारे एनिमल्स और प्लांट्स। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें अगर मैं एयर प्रोवाइड भी ना करूं, अगर मैं ऑक्सीजन ना भी दूं, तो भी वो जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इसका एग्जांपल है ईस्ट और कुछ सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट जो हैं, दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू, इसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत कम है, विच इज ओनली 2 ATPs। केवल 2 ATP एनर्जी इसमें बनती है, जबकि इसमें 38 ATP बनते हैं। तो आई कैन से कि हम लोग जो हैं, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है बिकॉज वी अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP जितनी एनर्जी हमें मिल रही है। जबकि दूसरे वाले में अगर वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, तो उनकी बॉडी में बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, विच इज ओनली 2 ATPs। तीसरा हिस्सा जो है इसका, दैट इज ऑल्सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब मेरी बॉडी में हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जैसे कि अभी आई एम टॉकिंग टू यू, ओके, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप बैठ के सुन रहे हो, वी ऑल अंडरगोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन। हम सबकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन कि मेरी मसल सेल्स जो है, मेरे हाथ के मसल्स, मेरे पैर के मसल्स, इन मसल सेल्स में कभी-कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। नाउ व्हेन डज दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? जब आप मान लो मेरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मेरी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इस वक्त, वो इतनी सफिशिएंट है कि मैं आराम से तुमसे बात कर पा रही हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, और मेरी बॉडी के अंदर कोई टायर्डनेस नहीं हो रही है, बिकॉज मैंने जितना खाना खाया है उससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज सफिशिएंट टू टॉक, राइट। लेकिन कई बार अगर मैं कोई बहुत विगरस एक्सरसाइज करती हूँ, अगर मान लो आपको मैं कहूँ कि जाओ 1/2 किलोमीटर या 400 मीटर्स की रेस में पार्टिसिपेट करो, तो आपने देखा है कि जब आप ऐसे लंबे लंबे रेसेस या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपकी बॉडी में, आपके मसल्स में पेन होता है, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्रैम्प बोलते हैं, CRAMP। ये जो क्रैम्प्स है, मस्कुलर क्रैम्प्स, ये जो मस्कुलर क्रैम्प्स हो रहे हैं ये मेरी बॉडी में, ये क्यों हो रहे हैं? ये मस्कुलर क्रैम्प्स मेरी बॉडी में होते हैं बिकॉज माय बॉडी, ये जो मसल की सेल्स हैं, दे आर अंडरगोइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, तो हमारी मसल सेल्स के अंदर भी ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इट विल टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ओनली। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है, चाहे वो हमारी बॉडी हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो। केवल एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत है। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस? अगर मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ,
ठीक है, तो मेरी ब्रीदिंग रेट आपने देखा होगा बढ़ जाता है, सो दैट आई कैन ऑक्यूपाई, या मैं ज्यादा से ज्यादा इनहेल कर सकूं ऑक्सीजन और मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सहेल कर सकूं कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब मैं बहुत तेज भाग रही हूँ तो ऐसे में क्या होता है, मेरी बॉडी के अंदर मुझे बहुत एनर्जी चाहिए, राइट, मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ। जब मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसके लिए फूड का या ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए। जितना जल्दी फूड एनर्जी में कन्वर्ट होगा उतनी ही जल्दी मेरी बॉडी को एनर्जी मिलेगी और मैं उतनी ही इजीली अपना फिजिकल काम कर पाऊंगी। लेकिन हो क्या रहा है, मेरा ब्रीदिंग रेट तो नॉर्मल है जब मैंने भागना शुरू किया था। इस ग्लूकोज को जल्दी से जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हमारी बॉडी के अंदर ये काम नहीं होने वाला। लेकिन मेरा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है, तो ग्लूकोज क्या डिमांड कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन मिले, बट मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही क्योंकि मेरा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है जब मैंने भागना स्टार्ट किया था। ऐसे में क्या हुआ, एक कंडीशन हुई कि मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। जितनी ऑक्सीजन थी वो सारी ग्लूकोज ने यूज कर ली, सारा एनर्जी बना दिया, लेकिन अब क्या है, अब मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लगी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब मेरे मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची या बहुत कम पहुंची, तो ऐसे में क्या हुआ कि ग्लूकोज को बहुत कम ऑक्सीजन मिली और कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से ये जो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा था, पूरी तरीके से जो ग्लूकोज ब्रेक कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ। और हुआ क्या, आधा ब्रेकडाउन, आधा अधूरा, विच इज नोन एज पार्शियल ब्रेकडाउन। जब आपकी बॉडी में ये पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ मसल्स में, क्योंकि मसल्स को एनर्जी चाहिए, मैं काम किससे ले रही हूँ, अपने मसल से, राइट। वॉइस ब्रेक हो रहा है, रुको एक सेकेंड, मेरा नेटवर्क इसी से कनेक्टेड है। एक सेकेंड, वॉइस ब्रेक, अभी क्लियर है? Yes, miss. So when this complete breakdown does not take place, जब ये complete breakdown नहीं हुआ और हमारी बॉडी में क्या हुआ, कुछ partial breakdown, मेरी मसल सेल्स को पूरी ऑक्सीजन तो नहीं मिली कि वो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपीज प्रोड्यूस कर पाए, लेकिन हुआ क्या, कुछ ऑक्सीजन मिली जिसकी वजह से मेरी मसल सेल्स ने इस ग्लूकोज के अंदर पार्शियल ब्रेकडाउन किया, इसको ब्रेक किया लेकिन आधा अधूरा। So when this partial breakdown, P-A-R-T-I-A-L, partial, when this partial breakdown will takes place, what will happen? These three products will not form. एनर्जी तो बननी ही है क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है, और कैसे टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक में जितनी एनर्जी बनती है उतनी ही अभी भी बनेगी। जैसे 2 एटीपी एनर्जी बनी थी एनएरोबिक ईस्ट में, सेम एनर्जी हमारे मसल सेल्स में भी केवल 2 एटीपी ही बनेंगे क्योंकि ये एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। साथ में कंपाउंड बनेगा which is known as lactic acid. This is also a 3 carbon compound. Formula is CH3CHOH. The formula is CH3CHOH. एक मिनट, CH3, हाँ ठीक है, CH3CHCOOH. This is the formula of lactic acid forming 2 ATPs along with it. So this is also a 3 carbon compound. और इसकी वजह से ये जो लास्ट वाला स्टेप है, दिस ओनली टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स। मसल सेल्स में एक्सट्रीम कंडीशन, जब मेरी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऐसे में जो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन गया ये वाला, इट विल गेट डिपॉजिटेड इन योर मसल सेल्स। ये मेरी मसल सेल्स में इकट्ठा हो गया, और मसल सेल्स में इकट्ठा होने की वजह से जो क्रैम्प्स होते हैं मुझे, मस्कुलर क्रैम्प्स, दे आर ड्यू टू दी deposition, इकट्ठा होना, deposition of lactic acid which is produced because of the anaerobic respiration
takes place in the muscle cells of my body. ऐसे में ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, इसकी वजह से मुझे पेन होता है अपने मसल्स में। इसको सही करने का क्या तरीका है? इसको सही करने का तरीका है या तो आप मसाज कर लो अपने मसल्स की, आपको मसाज दिया जाए, या फिर आप एक हॉट वाटर बाथ ले लो, गर्म पानी से नहा लो, या फिर एक मसाज कर दी जाए अगर आपकी बॉडी की, तो आपको रिलैक्स फील होता है। व्हाई? क्योंकि जब आप गर्म पानी से नहाते हो या आपकी बॉडी गर्म होती है बाय मसाज और बाय यूजिंग हॉट वाटर, तो इससे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। When this blood circulation in your body will increase, जितनी जल्दी मेरी बॉडी में ब्लड एक से दूसरी जगह जाएगा, सपोज मेरी मसल्स की सेल्स है, मेरे हाथों में दर्द है, जैसे ही मैं गर्म पानी से नहाई, ब्लड बड़ी जल्दी ब्लड का सर्कुलेशन तेज हुआ और ब्लड जल्दी से मेरे हाथों तक ऑक्सीजन ला रहा है, तो मेरी सेल्स को जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई हुई और जो ये लैक्टिक एसिड बना था ये वापस से पूरा ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक हो गया और वो क्रैम्प्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड जो डिपॉजिट हुआ था ये खत्म हो गया। किस में चेंज हो गया? कंप्लीट ब्रेक डाउन वाली कंडीशन में, इसमें। तो अगर कहीं भी आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन 3 तरीके से कैसे होता है, यू हैव टू लर्न दीज स्टेप्स। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितना एक्सप्लेन किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आना चाहिए फ्रॉम दिस चैप्टर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन पार्ट कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन सी कंडीशंस में होता है, 3 अलग-अलग केसेस में। कौन से 3 अलग-अलग केसेस हैं जिसमें ग्लूकोज ब्रेक करता है। और अगर आप ज्यादा थ्योरी नहीं लिख सकते, यू कैन इजीली, इफ यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम, यू विल गेट फुल मार्क्स। नाउ एक एक्टिविटी है आपकी बुक के अंदर, आई थिंक एक्टिविटी नंबर 6.5। एक्टिविटी नंबर 6.5 हमें ये कह रहा है, ध्यान से सुनना एक्टिविटी, यू विल आंसर इट। मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें मैंने डाला है शुगर। एक्टिविटी नंबर 6.5, सिंपल शुगर, घर वाली चीनी, that is nothing but made up of C6H12O6, और you can say ग्लूकोज, कुछ भी समझ लो, शुगर या ग्लूकोज। जब ये शुगर या ग्लूकोज मैंने ले लिया, इसके अंदर आई एम हैविंग सर्टेन ग्रेन्स ऑफ इट, इसके अंदर मैंने डाला ईस्ट का पाउडर। नाउ आई एम हैविंग ईस्ट, इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया बिल्कुल और कुछ देर के लिए छोड़ दिया ऐसे ही इस सेटअप। अब थोड़ी देर बाद मैंने इसको जब खोला, व्हेन आई ओपन दिस बॉटल, दिस टेस्ट ट्यूब, मेरे को 2 चीजें इसमें, 2 ऑब्जर्वेशन मिलेंगी। 2 ऑब्जर्वेशन आप क्या देखोगे कि पहली चीज, इसमें से एक कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब है किसी भी एक चीज की कोई ऐसी स्मेल जो बताए हमें कि भाई कौन सा कंपाउंड है। कोई बता सकता है कि ये स्मेल किसकी होगी? विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन दिस टेस्ट ट्यूब? Ethanol. Yes, alcohol. Alcohol or ethanol. The formula is C2H5OH. You can say it is alcohol. You can call it as ethanol. You can call it as ethyl alcohol. ये जो बना है इसकी एक स्मेल मिली। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। बबल्स क्या बताएंगे कि क्या प्रोड्यूस हुआ है मेरे टेस्ट ट्यूब के अंदर? और बबल्स हमेशा क्या सिग्निफाई करते हैं? Carbon dioxide. Carbon dioxide. हमेशा कोई एक गैस निकली है। अब आपने मुझे कहा इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाउ विल यू प्रूव दैट इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस? अगर मैं कहूँ मेरे को प्रूव करके दिखाओ, मैं कैसे मान लूँ? मैं तो कहूँगी ये हाइड्रोजन है। हाउ विल यू प्रूव इट इज कार्बन डाइऑक्साइड? Miss, lime water test. We will do lime water test in this case. यहाँ से मैंने एक ट्यूब निकाली
और इस ट्यूब को मैंने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब ये जो दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो ट्यूब गई है, इस दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर है लाइम वाटर। और क्या चीज, लाइम वाटर इज ट्रांसपेरेंट, राइट। जैसे ही इसके अंदर ही मैंने ट्यूब डाली, कुछ देर बाद लाइम वाटर टर्न्स इनटू व्हाट? मिल्की Water will turn into milky color, which prove that the gas which is produced is carbon dioxide gas. इससे ये पता चला कि जो गैस निकली है, it is carbon dioxide. Now, after this, let's go to the respiration in plants. छोटा सा टॉपिक है respiration in plants. Plants भी respiration करते हैं, हम जानते हैं, because they are living organisms. जब हम लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंस बताते हैं तो हम कहते हैं लिविंग थिंग्स रेस्पायर, नॉन लिविंग थिंग्स डोंट रेस्पायर। वी नो प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दे विल अंडरगो रेस्पिरेशन। प्लांट्स में रेस्पिरेशन 3 तरीके से होगा। प्लांट का हर एक पार्ट अपने आप रेस्पिरेशन करता है। मींस ऐसा नहीं है कि प्लांट के अंदर, मेरे अंदर जैसे लंग्स है, राइट, जो मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा तो डाइजेशन वाली जो सिस्टम है उसको एयर नहीं मिलेगी, उसकी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो मेरी पूरी बॉडी के अंदर एक ही सिस्टम है जो पूरी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है। हर एक इंडिविजुअल पार्ट अपने आप रेस्पायर करता है। इसको 3 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पहला इज रूट्स। प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है, चाहे उसका कोई भी पार्ट हो, ईदर इट इज अ स्टेम और लीफ और रूट, कोई भी पार्ट है, दे ऑल रेस्पायर थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप जानते हो। प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो रूट्स की अगर मैं बात करूं, ये मेरी रूट्स है नीचे, सपोज इट इज अ फाइब्रस रूट, आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। रूट को अगर निकाल के देखोगे, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज रूट हेयर। इस रूट के साइड में आपको ऐसे छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे विच इज नोन एज रूट हेयर। अब ये जो रूट हेयर है, दे विल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। बाहर के सराउंडिंग में ऑक्सीजन ज्यादा है, रूट हेयर के अंदर ऑक्सीजन कम है। तो डिफ्यूजन हमेशा, व्हाट इज डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन रूट हेयर के अंदर कम है। तो दिस ऑक्सीजन विल एंटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और हर एक सेल के पास रूट हेयर के थ्रू पहले ऑक्सीजन बाहर से रूट हेयर में गई, रूट हेयर से रूट्स के पास गई बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सारा प्रोसेस डिफ्यूजन पे बेस्ड है। फिर सेल्स ने रेस्पायर किया, रेस्पायर करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। कार्बन डाइऑक्साइड रूट से रूट हेयर में गई और रूट हेयर से बाहर आ गई। This is how respiration takes place in roots by diffusion with the help of root hair. Second is leaves. Leaves में respiration बताइए, which part is responsible for the respiration in leaves? टमाटा Tomato. With the help of stomata. चाहे कैसा भी प्लांट हो, छोटा बड़ा, सबकी लीफ पे स्टोमेटा है। We know the structure of stomata. गार्ड सेल्स, बीच में स्टोमेटल पोर। दिस पोर विल ओपन अप। जब ये ओपन होगा, रेस्पिरेशन में प्लांट कौन सी गैस लेगा? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, हमेशा ऑक्सीजन गैस ब्रीथ इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फोटोसिंथेसिस में उल्टा होता है। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन भी होता है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है। रेस्पिरेशन चाहे प्लांट का हो चाहे हमारी बॉडी में हो, सेम रहता है।
photosynthesis में carbon dioxide is absorbed and oxygen is released. Okay, so this is respiration. Again, stomata will take oxygen, carbon dioxide will be removed. Then the third part is stem. अब stem के अंदर दो different categories हैं. दो categories कौन सी हैं? अगर आप प्लांट के स्टेम की बात करो तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जो आपके श्रब्स होते हैं, जो आपके हर्ब्स हैं, उनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है. छोटे छोटे अगर आप ग्रास देखो बाहर जाके तो उसकी स्टेम ग्रीन कलर की है. ये जो ग्रीन वाले हिस्से हैं, छोटे प्लांट्स की जो ग्रीन स्टेम्स हैं, इनमें भी स्टोमेटा होता है. तो अगर आप छोटे हर्ब्स की बात करो तो हर्ब्स के अंदर स्टोमेटा है और ये स्टोमेटा वैसे ही रेस्पायर करता है जैसे कि लीव्स के अंदर हेल्प करता है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो हमारे पास बड़े ट्रीज हैं, ट्रीज की स्टेम ग्रीन कलर की नहीं है. ओके, इट इज हैविंग अ बार्क. अगर आपको पता हो जो ब्राउन कलर का कवरिंग है, दैट इज नोन एज बार्क. तो हमारे बड़े वाले जो पेड़ हैं या जो बड़े ट्रीज हैं, उनकी स्टेम के अंदर क्या होता है? उनकी स्टेम में बीच बीच में जो ब्राउन कलर का, अगर ये पूरा बड़ा सा पेड़ है तो इसकी ये जो स्टेम है, इसकी स्टेम की कवरिंग, ये जो बार्क है, इस बार्क के अंदर कुछ कहीं कहीं पर आपको ऐसे डिप्रेशन जैसे दिखाई देंगे. डिप्रेशन मतलब थोड़ा सा टूटा हुआ हिस्सा. ओके, जिसके अंदर आपको ये जो बिल्कुल लूज स्ट्रक्चर आपको इसमें दिख रहा है. ओके, इसके अंदर कहीं पर आपको अंदर अंदर ऐसे घुसे हुए डिप्रेशंस दिखाई देते हैं. और ये जो डिप्रेशंस हैं, ये क्या है? ये कुछ ऐसी सेल्स हैं जो कि बहुत ही लूजली पैक्ड है. ये बिल्कुल बहुत टाइटली जुड़ी हुई नहीं है, ये बहुत लूजली पैक्ड सेल्स हैं. लूजली पैक्ड सेल्स. और ये क्योंकि बहुत अच्छे से कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, तो इनके बीच में आराम से एयर अंदर घुस जाती है और वो एयर डिफ्यूजन के थ्रू फिर बाकी सेल्स तक पहुंचती है. ये जो आपको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि ट्रीज के अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है. जो बार्क है उसकी, वहां पे कुछ लूजली पैक्ड सेल्स हैं और इनका नाम है लेंटिकल्स. LENTICELS. ये जो लेंटिकल्स हैं, ये लेंटिकल्स हेल्प करते हैं. ये वन वर्ड में आंसर आएगा, डिटेल में नहीं आता है. हर्ब्स में स्टेम जो होगी दैट हैज स्टोमेटा, लेकिन ट्रीज के अंदर देयर इज नो स्टोमेटा, देयर इज बार्क, और उस बार्क के अंदर यू विल फाइंड दीस लेंटिकल्स. तो विद द हेल्प ऑफ लेंटिकल्स ट्री का स्टेम जो होता है वो रेस्पायर करता है. कई बार के जस्ट इतना समझने के बाद एक आंसर करो कि जो आपका कई बार क्या होता है कि बारिश होती है और बारिश होने के बाद जहाँ प्लांट लगा है वहां पूरा पानी भर जाता है. अब पानी भरने के, अगर वो पानी 2-4 दिन तक वहां भरा रहे तो वो दैट प्लांट डाइज. व्हाट इज द रीजन? वो प्लांट मर जाता है. रीजन क्या है? जो वाटर लॉज्ड एरियाज है, जहाँ पे बहुत सारा पानी भर गया एक साथ, उस जगह पे अगर प्लांट लगा होगा तो वो मर जाएगा. रीजन क्या है उसका? मिस डिफ्यूजन ऑक्सीजन का नहीं बल्कि वाटर का हो जाएगा और ऑक्सीजन के बदले वाटर अंदर चला जाएगा और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो मर जाता है. देखो, अगर आपको याद हो तो 6th क्लास में एक कंसेप्ट है कि कई याद में देखा भी होगा, बारिश के टाइम पे जो अर्थवर्म होते हैं वो मिट्टी से बाहर आ जाते हैं. देखा है? अर्थवर्म्स मिट्टी के अंदर रहते हैं, लेकिन जब बारिश होती है बहुत तेज तो वो हमेशा आपको रोड पे मिट्टी के ऊपर दिखाई देंगे. उसका रीजन क्या है? सपोज ये आपका सॉइल है, सॉइल लेवल, ये आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं. इन पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है, इसके अंदर एयर भरी हुई है, और जो अर्थवर्म है वो इसी एयर के थ्रू सांस लेता है. लेकिन जब बारिश हुई, बारिश होने के बाद इस जो जगह खाली थी, यहाँ पे भर गया पानी. इस हर खाली स्पेस में पानी भर गया और एयर बाहर चली गई. अब यहाँ एयर नहीं रही. अब जब यहाँ एयर ही नहीं है तो केचुए जो अर्थवर्म है वो कहाँ से ब्रीथ करेंगे? उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर देयर इज लैक ऑफ एयर. व्हाई? बिकॉज द
spaces between the soil particles has been occupied by water, वो पानी ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं. सेम कंसेप्ट हियर. रूट्स को बाहर से ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन अगर बारिश हो गई, ये ऑक्सीजन कहाँ पर है? सॉइल पार्टिकल के बीच में, जो एयर है उससे लिया उसने. लेकिन बारिश होने के बाद एयर बाहर चली गई और पानी इसके अंदर घुस गया. जब पानी इसके अंदर एंटर कर गया तो अब मेरा जो प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं दे कैन नॉट रिस्पायर. क्यों? क्योंकि उन्हें एयर चाहिए बाहर, सो दैट दे कैन इजीली डिफ्यूजन हो पाए और ये अंदर आ पाए. लेकिन इस केस में इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके रूट के सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में पानी आ चुका है और एयर अब अवेलेबल नहीं है. Because of lack of air, the roots cannot undergo respiration. और जब roots में ही respiration नहीं हो पाया, तो जब roots मर गई, when roots are not there, it means जब roots खत्म हो चुकी हैं, roots का काम क्या होता है? पानी ऊपर तक पहुंचाना और photosynthesis. सारी leaves die कर जाएंगी, पूरा plant आपका मर जाएगा. This is all about respiration in plants. Time खत्म होने वाला है. Remaining we will discuss in next class. कोई doubt हो तो WhatsApp करो.